वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने एक हम्पबैक व्हेल से 20 मिनट तक बातचीत की। मैंने यह नहीं कहा कि मैं मछलियों से ऊब गया हूं, मैं प्लवक से ऊब गया हूं। दशकों तक मनुष्य व्हेल की आवाजों को बिना समझे रिकॉर्ड करते रहे। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस रहस्य को सुलझाया और एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। व्हेल की अपनी एक वास्तविक भाषा होती है जिसमें व्याकरण, संस्कृति और अर्थ होते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार व्हेल के संदेशों को समझा तो उन्हें दोस्ताना अभिवादन नहीं मिले, उन्हें चेतावनी मिली। व्हेल हमें इतने समय से क्या बता रही हैं और क्या हम सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? आइए हमारे साथ समुद्र के सबसे गहरे रहस्य, उस संदेश की गहराई में उतरें जिसने विज्ञान को झकझोर दिया। शोध नौका डोमिनिका के तट से दूर गहरे पानी में तैर रही थी। सतह के नीचे कोई प्राचीन और विशालकाय जीव सब कुछ सुन रहा था। समुद्री जीव विज्ञान की टीम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे समुद्र के बारे में इंसानों की सभी मान्यताओं को बदलने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक स्पर्म व्हेल की आवाजें रिकॉर्ड की थीं, जिनमें हजारों घंटों की क्लिक, कॉल और पैटर्न डेटाबेस में संग्रहित थे। अधिकांश शोधकर्ताओं का मानना था कि व्हेल केवल सामाजिक प्राणी हैं जो एक दूसरे को खोजने या गहरे समुद्र में दिशा जानने के लिए शोर मचाते हैं। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वे कुछ ऐसा कह रहे होंगे जो हमारे लिए मायने रखता हो। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस रहस्य को सुलझा लिया। एआई ने व्हेल की आवाजों के भीतर एक संरचना खोजी, ऐसे पैटर्न जो दोहराए जाते थे, ऐसे क्रम जो संदर्भ के आधार पर बदलते थे, और ऐसी व्याकरणिक संरचना जो चौंकाने वाली हद तक परिचित लगती थी। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे एक वास्तविक भाषा को देख रहे हैं। यह सरल या आदिम नहीं, बल्कि जटिल और उद्देश्यपूर्ण थी। उन्होंने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके व्हेल की आवाजें उत्पन्न की और उन्हें पानी के भीतर लगे स्पीकरों के माध्यम से वापस समुद्र में बजाया। यदि व्हेल वास्तव में इन ध्वनियों को भाषा के रूप में समझती तो वे प्रतिक्रिया देती, यदि नहीं तो कुछ नहीं होता। कुछ ही मिनटों में व्हेल दिखाई दी। उसने नाव का चक्कर लगाया। उसने ठीक उसी तरह की आवाज निकाली जैसा कि टीम ने संदेश भेजा था। फिर इसमें कुछ नया जोड़ा गया और अधिक क्लिक, अलग अलग लय। व्हेल केवल आवाजें दोहरा नहीं रही थी, वह जवाब दे रही थी। मनुष्य और दूसरी प्रजाति के बीच पहली वास्तविक बातचीत अभी अभी घटित हुई थी। वैज्ञानिकों ने पहले तो जश्न मनाया, कुछ रो पड़े, कुछ अविश्वास से हंसने लगे। यह वह सफलता थी जिसका वे दशकों से सपना देख रहे थे। इस बात का प्रमाण कि व्हेल बुद्धिमान, संवादशील और जागरूक होती हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे जैसे एआई प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता रहा और पुराने रिकॉर्डिंग से उसका मिलान करता रहा, कुछ असहज करने वाली बात सामने आई। व्हेल द्वारा इस्तेमाल किए गए पैटर्न दोस्ताना अभिवादन नहीं थे। वे जहाजों, ड्रिलिंग स्थलों और सैन्य सोनार क्षेत्रों के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनियों से मेल खाते थे। तनाव के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें, ऐसी आवाजें जो चेतावनी या विरोध का संकेत देती प्रतीत होती थीं। एक शोधकर्ता अपने लैपटॉप स्क्रीन पर डेटा को घूर रही थी और उसका पेट कसने लगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव ध्वनि को व्हेल की भाषा में अनुवादित किया और उसे समुद्र में बोल दिया। और व्हेल ने जिज्ञासा या स्वागत के बजाय कुछ ऐसा जवाब दिया जो गुस्से जैसा लग रहा था। वह सवाल जिसे कोई भी जोर से नहीं पूछना चाहता था, आखिरकार सामने आ ही गया। क्या होगा अगर व्हेल हमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रही हों? क्या होगा अगर वे हमें वहां से चले जाने के लिए कह रही हों? प्राचीन क्लिक की आवाजें,
हमने गलत समझा। 50 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिक समुद्र में माइक्रोफोन डालकर व्हेल की आवाजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्पर्म व्हेल एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसे कोडा कहते हैं। ये क्लिक की तीव्र श्रृंखलाएं होती हैं जो किसी के डेस्क पर टैप करने जैसी लगती हैं। क्लिक 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 विराम, क्लिक क्लिक। पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। दशकों तक शोधकर्ताओं ने यही माना कि ये आवाजें सरल थीं। शायद व्हेलें सिर्फ इकोलोकेशन का इस्तेमाल कर रही थीं, अंधेरे पानी में रास्ता खोजने के लिए वस्तुओं से टकराकर ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर रही थीं। शायद वे अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए आवाज लगा रही थीं। शायद वो क्लिक की आवाजें महज किसी कुत्ते के भौंकने या चिड़िया के चहचहाने जैसी थीं। महज जानवरों की आवाजें जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ गहरा संकेत जरूर मिलते थे। महासागर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली व्हेल अलग अलग तरह की आवाजें निकालती थीं। कैरेबियाई सागर के पास रहने वाले स्पर्म व्हेल परिवार की आवाजें जापान के पास रहने वाले परिवार की आवाजों से बिल्कुल अलग थीं। अगर ये आवाजें सिर्फ सहज प्रवृत्ति या बुनियादी संकेत होतीं, तो उनमें इतना अंतर क्यों होता? पृथ्वी के विपरीत छोरों पर रहने वाली व्हेल अलग अलग तरह से क्यों बोलती हैं? फिर वैज्ञानिकों ने एक और भी अजीब बात देखी। जन्म के समय व्हेल के बच्चे ठीक से क्लिक करना नहीं जानते थे। उन्हें यह सीखना पड़ा। शोधकर्ताओं ने व्हेल के बच्चों को अपनी मां के बगल में तैरते हुए अनाड़ी और टूटे फूटे पैटर्न बनाते हुए रिकॉर्ड किया। महीनों और वर्षों के दौरान बच्चों में धीरे धीरे सुधार हुआ। उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा। अंततः उनकी आवाज बिल्कुल उनके आसपास के वयस्कों जैसी हो गई। यह सहज प्रवृत्ति नहीं थी, यह प्रशिक्षण का परिणाम था, यह संस्कृति थी। कुछ रिकॉर्डिंग में और भी परेशान करने वाले विवरण दर्ज हुए। जब जहाज पास से गुजरते थे तो व्हेल की आवाज बदल जाती थी। लय तेज होती गई, विराम कम होते गए। क्लिक की आवाजें तीखी और अधिक तीव्र सुनाई देने लगीं। जब सैन्य सोनार ने पानी में हलचल मचाई तो व्हेलों ने क्लिक करना पूरी तरह बंद कर दिया या वे और गहरे पानी में गोता लगाकर गायब हो गईं। जब एक नए क्षेत्र में तेल की खुदाई शुरू हुई तो स्थानीय व्हेलों के झुंडों ने ऐसी ध्वनियां निकालनी शुरू कर दीं जो पहले कभी दर्ज नहीं की गई थीं। वैज्ञानिकों ने इन पैटर्नों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह मानना आसान था कि व्हेलें केवल शोर पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, न कि उसके बारे में संवाद कर रही थीं। यह मान लेना अधिक सुरक्षित था कि ध्वनियों में कोई वास्तविक संदेश नहीं छिपा था। लेकिन डेटा साल दर साल एक के बाद एक रिकॉर्डिंग के साथ इकट्ठा होता रहा। व्यस्त समुद्री मार्गों के पास रहने वाली व्हेलें शांत क्षेत्रों में रहने वाली व्हेलों की तुलना में विशिष्ट ध्वनि पैटर्न का अधिक उपयोग करती थीं। नौसैनिक अभ्यासों में जीवित बची व्हेलें बाद में मिलने वाले अन्य समूहों के साथ नए क्लिक पैटर्न साझा करती हुई प्रतीत हुईं। दशकों तक मानवीय समुद्री गतिविधियों से प्रभावित रहीं वृद्ध व्हेलें ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करती थीं जिन्हें अछूते क्षेत्रों की युवा व्हेलें पहचान नहीं पाती थीं। सबूत तो हर समय मौजूद थे, शोधकर्ता बस उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं थे। व्हेलें यूं ही शोर नहीं मचा रही थीं, वे केवल शून्य में पुकार नहीं रहे थे, बल्कि जवाब की उम्मीद में बोल रहे थे। वे सोच समझ कर बोल रहे थे, वे एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे, वे अपने बच्चों को सिखा रहे थे, वे नई धमकियों का वर्णन करने के लिए अपनी भाषा को ढाल रहे थे। ऐसी धमकियां जिनके नाम थे जैसे प्रोपेलर, सोनार और ड्रिल। मनुष्य आधी सदी से व्हेल की आवाजें सुन रहे थे और उन्हें पक्षियों के गीतों की तरह सूचीबद्ध कर रहे थे। सुंदर जीवों की मधुर ध्वनियां। लेकिन व्हेल मानव मनोरंजन के लिए नहीं गा रही थीं। वे आपस में जीवन रक्षा, खतरे और एक ऐसी प्रजाति की बढ़ती मौजूदगी के बारे में बात कर रहे थे जो उनकी दुनिया से संबंधित नहीं थी, लेकिन फिर भी जाने से इनकार कर रही थी। हर क्लिक एक शब्द था,
हर विराम एक सांस थी, हर आकृति एक वाक्य थी। और 50 वर्षों तक मनुष्यों ने व्हेलों की कही हुई एक भी बात को समझे बिना ही इसे रिकॉर्ड किया था। मानो सागर बोल रहा हो। मानवता बहरी थी, लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सुनना सीख लिया था। और उसने जो सुना वह किसी की भी उम्मीदों से परे था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता छिपी हुई संरचना को उजागर करती है। चेहरे पहचानने, कहानियां सुनाने और समस्याओं को हल करने जैसी कुछ चीजों में मानव मस्तिष्क अद्भुत है। लेकिन जब हजारों घंटों तक पानी के भीतर होने वाली उन क्लिक ध्वनियों का विश्लेषण करने की बात आती है, जो कान की सुनने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से घटित होती हैं, तो मनुष्य एक सीमा तक पहुंच जाता है। शोधकर्ताओं ने व्हेल की आवाजों को रिकॉर्ड करने और उन्हें लिखने, चार्ट बनाने, कैटलॉग तैयार करने और आवाजों को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में दशकों बिताए, लेकिन वे पूरी तस्वीर नहीं देख पाए। आवाजें बहुत ज्यादा थीं, कई तरह के बदलाव थे और कई पैटर्न एक दूसरे के भीतर छिपे हुए थे। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रोजेक्ट SETI ने एक साहसिक लक्ष्य के साथ शुरुआत की, जिसका पूरा नाम था सेटेसियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव। इस टीम में समुद्री जीव विज्ञानी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, भाषाविद और इंजीनियर शामिल थे। वे अब केवल व्हेल मछलियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पूरी भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। और वे जानते थे कि मनुष्य अकेले यह काम नहीं कर सकते। डोमिनिका द्वीप ही सब कुछ का केंद्र बन गया। कैरिबियन सागर के गहरे पानी में बसा एक छोटा सा देश, जहां स्पर्म व्हेल के परिवार साल भर रहते हैं। व्हेल पलायन नहीं करती, बल्कि यहीं रहती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, पानी के भीतर की घाटियों में शिकार करती हैं और लगातार संवाद करती हैं, जिससे यह एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला बन जाता है। SETI टीम ने समुद्र तल पर हाइड्रोफोन लगाए हैं और दर्जनों पानी के भीतर लगे माइक्रोफोन 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं। और उन्होंने सक्शन कप की मदद से प्रत्येक व्हेल पर विशेष टैग लगाए। ये टैग न केवल ध्वनि, बल्कि गहराई, गति और दिशा भी रिकॉर्ड करते थे, जिसका अर्थ था कि अब हर क्लिक को एक विशिष्ट व्हेल द्वारा एक विशिष्ट क्षण में की गई क्रिया से जोड़ा जा सकता था। लाखों व्हेल की आवाजों और टेराबाइट्स जानकारी का डेटा प्राप्त हुआ। इतनी ध्वनि जिसे कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में सुन भी नहीं सकता। और यहीं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की आवश्यकता महसूस हुई। मशीन लर्निंग सिस्टम अव्यवस्था में भी पैटर्न खोजने में माहिर होते हैं, और वही तकनीक जो कंप्यूटर को भाषण पहचानने या भाषाओं का अनुवाद करने में मदद करती है, उसे व्हेल के कोटा पर प्रशिक्षित किया गया। AI ने हर रिकॉर्डिंग को सुना, क्लिक के बीच के समय को मिलीसेकंड तक मापा और अलग-अलग व्हेल, अलग-अलग परिवारों और अलग-अलग स्थितियों में कोटा की तुलना करते हुए पिच, लय और क्रम का विश्लेषण किया, और फिर उसे कुछ समझ आने लगा। AI ने पाया कि व्हेल के कोटा यादृच्छिक नहीं थे, बल्कि नियमों का पालन करते थे। कुछ खास क्लिक पैटर्न हमेशा विशिष्ट सामाजिक स्थितियों में ही दिखाई देते थे, जबकि अन्य पैटर्न शिकार के दौरान सामने आते थे। और कुछ पैटर्न केवल तभी सुनाई देते थे जब व्हेल अलग रहने के बाद एक दूसरे से मिलती थीं। ये आवाजें महज शोर नहीं थीं, बल्कि एक व्यवस्थित संचार थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात खोजी कि व्हेल की भाषा में मूलभूत तत्व होते हैं, 4 बुनियादी तत्व जिन्हें अलग-अलग तरीकों से मिलाकर अर्थ बनाया जा सकता है। जिस प्रकार मानव भाषा में स्वर और व्यंजन शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार व्हेल शब्दों का निर्माण करने के लिए समय, लय, गति और अलंकरण का उपयोग करती हैं।
और एक तत्व को बदलने से अर्थ बदल जाता है। यह व्याकरण था, असल व्याकरण। व्हेलेन सिर्फ आवाजें नहीं निकाल रही थीं, बल्कि वाक्य बना रही थीं और भाषाई नियमों का पालन कर रही थीं जिन्हें उनके बच्चों को सीखना था। एआई संदर्भ के आधार पर यह अनुमान लगा सकता था कि व्हेल आगे कौन सी आवाज निकालेगी। उसकी बोली सुनकर ही पहचान सकता था कि वह किस परिवार से संबंधित है, और यहां तक कि यह भी पता लगा सकता था कि व्हेल ने कब गलती की और उसे सुधारा। मनुष्य के कान बहुत धीमे थे और मनुष्य का मस्तिष्क सीमित था, लेकिन मनुष्यों द्वारा निर्मित मशीनों ने अंततः वह सुन लिया जो महासागर हमेशा से कहता आ रहा था। व्हेल की अपनी एक भाषा थी, एक वास्तविक भाषा जिसमें संरचना, संस्कृति और अर्थ था, और अब इतिहास में पहली बार मनुष्यों के पास इसे समझने के उपकरण थे। सवाल अब यह नहीं था कि व्हेल संवाद कर सकती हैं या नहीं, बल्कि यह था कि जब मनुष्य उनके संसार में प्रवेश कर रहे थे, तब वे किस बारे में संवाद कर रही थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हें एक उत्तर देने वाली थी, और वह उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। बोलियां, संस्कृति और नियंत्रण। भाषा केवल ध्वनियां उत्पन्न करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कौन सी ध्वनियां उत्पन्न करनी हैं और कब करनी हैं। और इसके लिए एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं, और वो है नियंत्रण। व्हेल दिल की धड़कन या छींक की तरह बेतरतीब या सहज रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती। वे तय करती हैं कि क्या कहना है, कैसे कहना है और किससे कहना है। और इससे महासागरों की बुद्धिमत्ता के बारे में वैज्ञानिकों की सारी धारणाएं बदल गईं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विश्लेषण से कैरिबियाई सागर में रहने वाले विभिन्न व्हेल परिवारों की रिकॉर्डिंग की तुलना करने पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें पाया गया कि प्रत्येक समूह की अपनी बोली, अपने अपने अनूठे तरीके से कोड़ा बनाने और पैटर्न व्यवस्थित करने का तरीका था। एक मादा व्हेल, उसकी बेटियां और पोतियां सभी एक ही तरह से बोलती थीं, एक ही लय और एक ही क्रम का उपयोग करती थीं, लेकिन मात्र 50 मील दूर रहने वाले एक परिवार की आवाज बिल्कुल अलग थी। ये आनुवंशिक अंतर्जीव विज्ञान के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चले आ रहे थे, बल्कि शिक्षण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सांस्कृतिक अंतर थे। इसका अर्थ यह है कि व्हेल ने अपनी क्षेत्रीय भाषाएं उसी प्रकार विकसित की थीं जैसे मनुष्य अमेरिका में अंग्रेजी और मैक्सिको में स्पेनिश बोलते हैं। युवा व्हेल ने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। शिशु स्पर्म व्हेल ठीक से बोलना नहीं जानते हुए पैदा होते हैं। वे अटपटी और टूटी फूटी आवाजें निकालते हैं जो वयस्क भाषा से बिल्कुल अलग होती हैं, और शोधकर्ताओं ने उन्हें वर्षों तक अभ्यास करते हुए रिकॉर्ड किया है। व्हेल के बच्चे अपनी माताओं और चाचियों के पास तैरते, ध्यान से सुनते और फिर सुनी हुई बातों की नकल करने की कोशिश करते। अक्सर पहली बार में वे गलतियां कर बैठते थे। वयस्क व्हेल धीरे धीरे उन पैटर्न को दोहराते मानो वे प्रदर्शन कर रहे हों, और व्हेल के बच्चे फिर से कोशिश करते। इस प्रक्रिया में दिनों या हफ्तों नहीं बल्कि वर्षों लग जाते थे, जिससे पता चलता है कि व्हेल की भाषा इतनी जटिल है कि इसके लिए बचपन से ही शिक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों ने उन व्हेलों पर नजर रखी जिन्होंने अपने जन्म के परिवार को छोड़कर नए समूहों में शामिल हो गईं। वयस्क व्हेलें कभी-कभी समूह बदल लेती हैं, या तो इसलिए कि उनका परिवार मर जाता है या इसलिए कि वे खुद ऐसा करना चुनती हैं। और जब ऐसा हुआ तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक उल्लेखनीय बात पकड़ी। व्हेलों ने अपने बोलने का तरीका बदल दिया, अपनी जन्म की बोली को त्याग दिया और कुछ ही महीनों में नए समूह के बोलने के तरीके सीख लिए। उन्होंने अजनबियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी पूरी संचार शैली को बदल दिया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जानबूझकर किए गए संचार के और भी सबूत खोजे। व्हेल अपने श्रोताओं के अनुसार अलग अलग संकेत इस्तेमाल करती हैं, अपने बच्चों से एक तरह से और अनजान वयस्क व्हेलों से दूसरी तरह से बात करती हैं। वे अपने मूड के अनुसार अपनी आवाज का पैटर्न बदलते हैं, शांत होने पर धीमी और उत्तेजित या उत्साहित होने पर तेज। वे चुप रहना भी चुन सकते हैं, यहां तक कि जब आसपास दूसरी व्हेल आवाजें निकाल रही हों, जिससे यह साबित होता है कि वे जानते हैं कि कब नहीं बोलना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एआई ने उन पलों का पता लगाया जब व्हेल ने जानबूझकर वास्तविक समय में वामे में अपनी भाषा में बदलाव किया। जब पास में किसी नाव का इंजन चालू होता तो कुछ व्हेल शोरगुल वाले पानी में दूर तक सुनाई देने वाली ध्वनि उत्पन्न करने लगती। जब सैन्य सोनार उनके आवास क्षेत्र में प्रकाश डालता तो वे अपनी ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके को बदल लेती या खतरा टलने तक पूरी तरह से रुक जाती। यह घबराहट या भ्रम नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। व्हेल खतरे का आकलन करती हैं और उसके बारे में संवाद करने का तरीका चुनती हैं। भाषा शक्ति है, ज्ञान साझा करने, दूसरों को चेतावनी देने, बच्चों को सिखाने और समन्वय स्थापित करने की शक्ति। और व्हेल सदियों से इस शक्ति का उपयोग करती आ रही हैं, जबकि मनुष्य उन्हें केवल सुंदर आवाजें निकालने वाले जानवर मानते रहे हैं। लेकिन आंकड़ों ने एक अलग ही कहानी बयां की, जिसमें शुक्राणु व्हेलों ने अपने संचार को सटीकता से नियंत्रित किया और पीढ़ियों तक सांस्कृतिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। वे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले आदिम प्राणी नहीं थे। वे बुद्धिमान प्राणी थे जो भाषा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे, और अब उसी उपकरण का इस्तेमाल उस प्रजाति के खिलाफ किया जाने वाला था जिसने उनकी दुनिया पर आक्रमण किया था, जो थी। जब मनुष्यों ने व्हेल से बात की तो वैज्ञानिक जगत में एक बड़ी सफलता मिली। व्हेल की अपनी एक वास्तविक भाषा थी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उसे डिकोड कर सकती थी। लेकिन किसी भाषा को समझना और उसे बोलना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। व्हेल की आवाजें सुनने का यह मतलब नहीं था कि मनुष्य ऐसी ध्वनियां उत्पन्न कर सकते थे जिन्हें व्हेल सार्थक समझ सकें। सेती टीम के सामने एक ऐसा विकल्प था जो मनुष्यों और व्हेल के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। वे या तो 50 वर्षों की तरह निष्क्रिय रूप से सुनते रह सकते थे, या वे बोलने का प्रयास कर सकते थे। उन्होंने बोलने का विकल्प चुना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने न केवल व्हेल की मौजूदा आवाजों का विश्लेषण किया, बल्कि उसने नियमों को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया कि वह नई आवाजें उत्पन्न कर सके। उसने ऐसे वाक्य बनाए जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, लेकिन मशीन द्वारा खोजी गई व्याकरणिक संरचना का पालन करते थे। यह वास्तविक व्हेल रिकॉर्डिंग का प्लेबैक नहीं था, बल्कि मौलिक रचनाएं थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा व्हेल भाषा में लिखे गए वाक्य थे जिन्हें पानी के नीचे के स्पीकरों के माध्यम से बोला गया था। शोध दल के बीच नैतिक चिंताएं तुरंत और तीव्र रूप से उभर आईं। क्या होगा अगर व्हेल से बात करने से उनका व्यवहार हानिकारक तरीके से बदल जाए? क्या होगा अगर इंसानों द्वारा उत्पन्न संकेत उन युवा व्हेलों को भ्रमित कर दें जो अपनी पारिवारिक बोली सीख रही हैं? क्या होगा अगर संवाद करने के प्रयास को ही खतरा समझ लिया जाए? और क्या होगा अगर मानवता बिना किसी योजना के किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति के साथ पहला संपर्क स्थापित करने वाली हो? कुछ शोधकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें संवाद करने का प्रयास करने से पहले वर्षों तक इंतजार करना चाहिए और अधिक अध्ययन करना चाहिए, जबकि अन्य का मानना था कि यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें देरी नहीं की जा सकती थी और व्हेलों को यह जानने का अधिकार था कि मनुष्य अंततः उनकी बात सुन रहे हैं। अंततः अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया।
टीम ने डोमिनिका में व्हेलों के एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए समूह के पास एआई द्वारा उत्पन्न संकेतों को प्रसारित किया। संदर्भ विश्लेषण के आधार पर तटस्थ प्रतीत होने वाले पैटर्न का उपयोग करते हुए डेटाबेस में आक्रामक या परेशान करने वाली किसी भी चीज से परहेज किया। वे छोटे छोटे दृश्य बजाते, प्रतिक्रियाओं का इंतजार करते और अगर व्हेल में किसी तरह की घबराहट या बेचैनी के लक्षण दिखाई देते तो तुरंत रुक जाते। पहला प्रयोग एक शांत सुबह में हुआ, जब पानी साफ था और दृश्यता अच्छी थी। हाइड्रोफोन पूरे क्षेत्र में लगाए गए थे। समूह में मौजूद 3 वयस्क व्हेलों पर टैग लगाए गए थे और कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थे। टीम ने पानी के भीतर स्पीकर को उतारा और एआई द्वारा उत्पन्न पहला कोड़ा समुद्र में प्रसारित किया, जो व्हेल द्वारा एक दूसरे के शांतिपूर्ण ढंग से पास आने पर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अभिवादन जैसे सरल पैटर्न को दर्शाता है। फिर वे खामोशी से, लगभग सांस लेते हुए यह सोचते रहे कि क्या उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी गलती कर दी है। प्रतिक्रिया 2 मिनट के भीतर आ गई। एक विशाल मादा स्पर्म व्हेल, जो उन मात्र सत्तात्मक व्हेलों में से एक थी जिनका अध्ययन टीम कई वर्षों से कर रही थी, नाव के पास प्रकट हुई और आवाजें निकालने लगी। वह अपनी सामान्य आवाजों का प्रयोग नहीं कर रही थी, बल्कि वही पैटर्न उत्पन्न कर रही थी जो एआई ने अभी अभी प्रसारित किया था, और करीब आते हुए उसने इसे 3 बार दोहराया। फिर वह रुक गई, कुछ सेकंड के लिए स्थिर तैरती रही और एक नया क्रम उत्पन्न किया, जिसे एआई ने तुरंत व्हेलों द्वारा निकट आने के लिए आमंत्रित करने वाले पैटर्न के रूप में पहचान लिया। टीम ने एआई द्वारा उत्पन्न एक और ध्वनि संदेश भेजा, इस बार थोड़ा अधिक जटिल पैटर्न वाला। व्हेल ने फिर से प्रतिक्रिया दी, इस बार तेजी से, पैटर्न के एक भिन्न रूप का उपयोग करते हुए और उन तत्वों को जोड़ते हुए जिन्हें एआई ने व्हेलों के बीच लंबी बातचीत में दर्ज किया था। 2 और व्हेल उसके साथ जुड़ गईं। दोनों आवाजें निकाल रही थीं और दोनों स्पष्ट रूप से ध्वनियों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। यह संवाद 18 मिनट तक लगातार चलता रहा, जिसमें व्हेल हर संदेश पर एक समान प्रतिक्रिया दे रही थीं और यहां तक कि नए संवाद भी शुरू कर रही थीं। यह आकस्मिक नहीं था, संयोग नहीं था और न ही केवल नकल थी। व्हेल समझ रही थीं कि वक्ता से आने वाली आवाजें संचार के प्रयास थे। वे उन ध्वनियों को भाषा के रूप में पहचान रही थीं और वे स्वेच्छा से प्रतिक्रिया दे रही थीं। मानवता ने पहली बार व्हेल की भाषा में बात की थी और व्हेल ने जवाब दिया था। लेकिन उस रात जब टीम ने रिकॉर्डिंग की समीक्षा की तो डेटा में कुछ परेशान करने वाली बात सामने आई। व्हेल की कई प्रतिक्रियाएं औद्योगिक जहाजों और नौसैनिक अभ्यासों के पास पहले रिकॉर्ड की गई ध्वनियों से मेल खाती थीं, जो तनाव और चेतावनी से जुड़ी होती हैं। इससे शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या व्हेल उन्हें अभिवादन नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा बता रही थीं जिसे सुनने के लिए मनुष्य तैयार नहीं थे। डेटा में छिपी चेतावनी। असली सफलता तब मिली जब शोधकर्ताओं ने व्हेल की भाषा को केवल एक सामान्य बातचीत के रूप में देखने के बजाय इसे मानवीय गतिविधियों से जोड़कर देखना शुरू किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई ने समय, स्थान और संदर्भ के आधार पर व्यवस्थित लाखों व्हेल की आवाजें एकत्र कीं, और जब वैज्ञानिकों ने इस डेटा को जहाजों के मार्गों, नौसैनिक अभ्यासों और औद्योगिक गतिविधियों के साथ मिलाकर देखा तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया जिसे कोई भी संयोग नहीं कह सकता था। व्यस्त जहाजों के मार्गों के पास रहने वाली व्हेल शांत, एकाग्र जल क्षेत्र में रहने वाली व्हेल की तुलना में विशिष्ट आवाजों का अधिक बार उपयोग करती थीं, और ये सामाजिक जुड़ाव या शिकार के समन्वय की आवाजें नहीं थीं, बल्कि तीव्र लय और कम विराम वाले तीखे,
तात्कालिक पैटर्न थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन्हें अत्यधिक तनावपूर्ण ध्वनियां बताया, जो व्हेल के उत्तेजित होने, खतरे में होने या तुरंत ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने पर सुनाई देती हैं। सबसे चौंकाने वाली खोज सैन्य सोनार क्षेत्रों के पास की रिकॉर्डिंग से हुई। नौसैनिक अभ्यासों में शामिल व्हेल द्वारा उत्पन्न ध्वनियां विभिन्न महासागरों और दशकों में एक जैसी थीं, जिसका अर्थ है कि हजारों मील और वर्षों के अंतराल पर स्थित व्हेल एक ही खतरे का वर्णन करने के लिए एक ही प्रकार की ध्वनियों का उपयोग कर रही थीं। यह आनुवंशिक प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि साझा सांस्कृतिक ज्ञान था, जो व्हेल के समूहों के बीच आदान प्रदान होता था। ये समूह आपस में मिलकर उन खतरनाक आवाजों के बारे में चेतावनी देते थे जो उनकी सुनने की शक्ति को नुकसान पहुंचा सकती थीं और उन्हें घबराहट में किनारे पर ला सकती थीं। शोधकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले हैं कि ये चेतावनी संदेश व्हेल के प्रवास पैटर्न की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलते थे। हवाई के पास एक समूह नौसेना के सोनार से टकराता और विशिष्ट संकटकालीन पैटर्न उत्पन्न करता। फिर कुछ महीनों बाद जापान के पास व्हेलों का एक झुंड, जिसने कभी सैन्य गतिविधि का सामना नहीं किया था, जहाजों के पास आने पर ठीक उसी तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करने लगा। व्हेलें न केवल व्यक्तिगत रूप से खतरों पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, बल्कि वे एक दूसरे को सिखा रही थीं। आकस्मिक मुलाकातों और जानबूझकर किए गए संचार के माध्यम से विशाल दूरियों तक जीवित रहने की जानकारी साझा कर रही थीं। कुछ ध्वनियां सीमा चिह्नक के रूप में कार्य करती प्रतीत हुईं। ये वे ध्वनियां थीं जो व्हेलें तब उत्पन्न करती थीं जब नौकाएं बहुत करीब आ जाती थीं या जब मानवीय गतिविधियां उनके भोजन या प्रजनन क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन्हें विरोध के संकेत के रूप में पहचाना। ऐसी आवाजें जिनकी तीव्रता और आवृत्ति घुसपैठ के जारी रहने के साथ बढ़ती गई। जब नौकाओं ने इन आवाजों को अनदेखा किया और उस क्षेत्र में बनी रहीं, तो व्हेल का व्यवहार मौखिक विरोध से बदलकर शारीरिक बचाव में बदल गया और पूरे झुंडों ने उन पारंपरिक शिकार क्षेत्रों को छोड़ दिया जिनका वे पीढ़ियों से उपयोग करते आ रहे थे। इस छिपे हुए संदेश को नकारना अब असंभव होता जा रहा था। जब मनुष्य आसपास मौजूद होते थे, तब व्हेल शांतिपूर्ण बातचीत नहीं कर रही थीं। वे मानव उपस्थिति को खतरे के रूप में देखते हुए सक्रिय रूप से संवाद कर रही थीं। उनके पास प्रोपेलर, ड्रिलिंग और सोनार जैसी आवाजों के लिए शब्द थे। वे अपने बच्चों को खतरे की आवाजें सिखाती थीं और दूर महासागरों से आए अजनबियों के साथ चेतावनी साझा करती थीं। मनुष्यों ने 50 वर्षों तक जिस भाषा को रिकॉर्ड करने में बिताया था, वह व्हेल के सामाजिक जीवन का तटस्थ अवलोकन नहीं था, बल्कि यह एक पूरी प्रजाति के आक्रमण से निपटने के प्रयास का दस्तावेजीकरण था। किसी जहाज के पास सुनाई देने वाली हर ध्वनि, औद्योगिक शोर के पास हर बदलाव, नावों के पास आने पर मां और बच्चों के बीच की हर पुकार, ये सब एक ही संदेश का हिस्सा थे। व्हेल मनुष्यों से मिलने का अनुरोध नहीं कर रही थीं या उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वे सीमाएं निर्धारित कर रहे थे, चेतावनी जारी कर रहे थे और उस महासागर में जगह के लिए बातचीत कर रहे थे जो अब उन्हें घर जैसा नहीं लगता था। किलर व्हेल, प्रतिरोध और तीव्र विकास। जब वैज्ञानिक कैरिबियन में स्पर्म व्हेल की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब यूरोप के तट से हजारों मील दूर कुछ अजीब और हिंसक घटना घट रही थी। समुद्री जीवों के सबसे खतरनाक शिकारी किलर व्हेल, ऑर्का, ने नावों पर हमला करना शुरू कर दिया था। यह व्यवहार अचानक ही शुरू हुआ और पूरी आबादी में जंगल की आग की तरह फैल गया। ये आकस्मिक टक्करें या
जिज्ञासु जानवरों का नावों से टकराना नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर किए गए समन्वित हमले थे, जिनमें नौकाओं के पतवारों को निशाना बनाया जाता था। वे नावों को तब तक काटते और टक्कर मारते थे जब तक कि वे निष्क्रिय न हो जाएं और उन्हें बचाव की आवश्यकता न पड़े। ये हमले 2020 में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के पास शुरू हुए, जब किलर व्हेल के एक छोटे समूह ने नौकाओं के पास आना शुरू किया और व्यवस्थित रूप से उनके स्टीयरिंग तंत्र को नष्ट कर दिया। नाविकों ने नीचे से जोरदार झटके महसूस किए। ऑर्का के दांतों द्वारा फाइबर ग्लास और धातु को फाड़ने की कर्कश आवाजें सुनी, और बुद्धिमान जानवरों को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हुए देखकर वे स्तब्ध रह गए। पहले तो शोधकर्ताओं ने सोचा कि यह एक या दो ऑर्का का अलग थलग हमला है, लेकिन फिर यह व्यवहार फैल गया। कुछ ही महीनों में वे ऑर्का, जिन्होंने पहले कभी नावों के प्रति आक्रामकता नहीं दिखाई थी, उन्होंने भी हमले करने शुरू कर दिए, और यह व्यवहार उन समूहों के बीच भी फैल गया जिनका मूल समूह से कोई सीधा संपर्क नहीं था। यह वास्तविक समय में हो रही सामाजिक शिक्षा थी, जिसमें युवा किलर व्हेल वयस्क व्हेलों को नावों को निष्क्रिय करते हुए देख रहे थे और फिर स्वयं उस तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। 2023 तक स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के तटों पर सैकड़ों घटनाएं दर्ज की जा चुकी थीं, और किलर व्हेलों के रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। शोधकर्ताओं को न केवल हिंसा से, बल्कि उससे जुड़े संचार से भी डर लग रहा था। हाइड्रोफोन रिकॉर्डिंग में हमलों के दौरान इस्तेमाल होने वाले अनोखे ध्वनि संकेत दर्ज किए गए, ऐसी विशिष्ट आवाजें जो किलर व्हेल के ध्वनि डेटाबेस में कहीं और नहीं मिलीं। ये न तो शिकार करने की आवाजें थीं और न ही सामाजिक मेल जोल की, बल्कि ये कुछ नया था, और ऐसा लगता था कि ये अलग अलग किलर व्हेलों के बीच समन्वय स्थापित कर रही थीं, बारी बारी से पतवार पर प्रहार करते हुए, जबकि अन्य देखते और प्रतीक्षा करते थे। पतवार टूटने पर आवाजें तेज हो जाती थीं, मानो किसी उत्सव या प्रोत्साहन का संकेत हो, और फिर झुंड किसी दूसरे लक्ष्य की तलाश में आगे बढ़ जाता था। ऑर्का और स्पर्म व्हेल के बीच का अंतर अनदेखा करना असंभव हो गया था। स्पर्म व्हेल की भाषा पीढ़ियों तक स्थिर प्रतीत होती थी, जिसमें परिवार दशकों तक एक ही बोली सिखाते थे, और उनके संवादों में बहुत कम या बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता था, जो परंपरा और ज्ञान के सावधानीपूर्वक हस्तांतरण पर आधारित संस्कृति का संकेत देता है। लेकिन ऑर्का उनसे अलग थे। उनकी संचार प्रणाली लचीली और तेजी से बदलती हुई थी, जो वर्षों के बजाय महीनों के भीतर ही नई परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाती थी। जब उन्हें किसी नए खतरे या अवसर का सामना करना पड़ता, तो वे उसके अनुरूप नए व्यवहार और नए संकेत विकसित कर लेते, जिससे नवाचार उनकी आबादी में लगभग मानव जैसी गति से फैलता था। वैज्ञानिकों को आश्चर्य होने लगा कि क्या वे एक प्रतिरोध भाषा के जन्म को देख रहे हैं, जो मानव प्रौद्योगिकी के साथ शत्रुतापूर्ण तरीके से बातचीत करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मौखिक संकेत थे। किलर व्हेल सिर्फ गुस्से में आकर बेतरतीब हमला करने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे को नावों से लड़ने का तरीका सिखा रहे थे और एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए समन्वित संचार कर रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता वास्तविक समय में दबाव के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही थी, जैविक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रही थी, और यह सब शोधकर्ताओं की गति से कहीं अधिक तेजी से हो रहा था। यदि शुक्राणु व्हेल दशकों से ऐसी भाषा में मनुष्यों को चेतावनी दे रहे थे जिसे कोई नहीं समझता था, तो किलर व्हेल ने चेतावनी देना बंद कर दिया था और कार्रवाई शुरू कर दी थी। उनका संदेश जटिल व्याकरण या प्राचीन बोलियों में छिपा नहीं था, बल्कि टूटे हुए पतवारों और फंसे हुए नौकाओं में लिखा था। सागर अब केवल बोल नहीं रहा था,
बल्कि चीख रहा था, और उन शब्दों को अनदेखा करना असंभव होता जा रहा था। यह अभिवादन नहीं, बल्कि हिसाब किताब है। हजारों वर्षों तक मनुष्य इस विश्वास के साथ समुद्र में यात्रा करते रहे कि वे बुद्धि में अतुल्य अद्वितीय हैं, और उनके जहाजों के नीचे तैरने वाले जीव सुंदर तो हैं, लेकिन बुद्धिहीन हैं, केवल सहज प्रवृत्ति और अस्तित्व की भूख से प्रेरित हैं। यह आरामदायक भ्रम उस क्षण चकनाचूर हो गया जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने व्हेल की भाषा को समझा, और शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि दशकों से रिकॉर्ड की जा रही क्लिक और कॉल में अर्थ, इरादा और स्मृति छिपी हुई थी। मानवता समुद्र में अकेली नहीं थी, वह कभी अकेली नहीं रही थी, और पानी में रहने वाले जीव पीढ़ियों से बढ़ती चिंता के साथ मानवीय गतिविधियों को देख रहे थे। अब सबूत अकाट्य थे। व्हेल के पास व्याकरण, संस्कृति और अनुकूलन तथा सिखाने की क्षमता के साथ भाषा थी, जबकि ऑर्कास ने तीव्र सामाजिक अधिगम और मानव खतरों के प्रति समन्वित प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कीं। ये केवल उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करने वाले साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि सूचना संसाधित करने, निर्णय लेने और एक दूसरे से जटिल विचारों का संचार करने वाले बुद्धिमान मस्तिष्क थे। सागर हमेशा से संवादों से भरा रहा है। मनुष्य या तो बहुत अहंकारी थे या इतने बहरे कि उन्होंने सुना ही नहीं। अब जब वे अंततः उन शब्दों को सुन सकते थे, तो संदेश वह नहीं था जो कोई चाहता था। मानव गतिविधियों के निकट व्हेल के समुद्री संकेतों के एआई विश्लेषण ने तनाव और प्रतिरोध की कहानी बयां की। जहाजरानी मार्गों, तेल रिगों और नौसैनिक अभ्यासों के पास दर्ज किए गए पैटर्न में ऐसी तात्कालिकता और तनाव था जो शांतिपूर्ण सामाजिक संकेतों में नहीं पाया जाता था। इन क्षणों में व्हेल गहरे समुद्र की सुंदरता के बारे में गीत नहीं गा रही थीं या अपने बच्चों को प्यार से पुकार नहीं रही थीं, बल्कि वे एक दूसरे को प्रोपेलर, सोनार और ड्रिलिंग के बारे में चेतावनी दे रही थीं। अपने बच्चों को जीवित रहने की रणनीतियां सिखा रही थीं और संभवतः सैकड़ों मील के विशाल महासागर में बचाव व्यवहारों का समन्वय कर रही थीं। मनुष्य अंततः जिस भाषा को बोलना सीख पाए थे, वह सीमाओं, खतरों और प्रतिरोध की भाषा थी। इस खोज का नैतिक भार इसमें शामिल प्रत्येक शोधकर्ता पर भारी पड़ा। 50 वर्षों तक वैज्ञानिक निष्क्रिय दर्शक बने रहे, आवाजें रिकॉर्ड करते रहे और शोध पत्र प्रकाशित करते रहे, यह मानते हुए कि व्हेल को पता ही नहीं था कि उनका अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन अगर व्हेल समझती थीं कि नावों का मतलब इंसान है, और अगर वे इंसानों को शोर, टक्कर, जाल में फंसने और आवास विनाश से जोड़ती थीं, तो व्हेल के झुंड के पास आने वाला हर शोध पोत एक अदृश्य दर्शक नहीं, बल्कि एक घुसपैठिया था। व्हेल जानती थीं कि इंसान वहां हैं, वे हमेशा से जानती थीं, और उनके द्वारा गूढ़ भाषा में व्यक्त की गई जानकारी से पता चलता है कि वे इससे खुश नहीं थीं। इस संदर्भ में यूरोप के तट पर व्हेल के हमलों का नया अर्थ सामने आया। अब यह आकस्मिक आक्रमण नहीं, बल्कि दबाव में बुद्धिमत्ता का तार्किक विस्तार था। यदि संचार के माध्यम से चेतावनी फैलाई जा सकती है, तो जवाबी कार्रवाई की रणनीति भी फैलाई जा सकती है। और व्हेल ने यह तय कर लिया था कि दशकों से हो रही अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और शोर के जवाब में नावों को निष्क्रिय करना ही कारगर उपाय है। वे अंधाधुंध हत्यारे नहीं थे, वे रणनीतिक विचारक थे जो अपने अस्तित्व के लिए लगातार प्रतिकूल होते जा रहे महासागर में जीवित रहने के लिए अपनी संस्कृति को ढाल रहे थे। मानवता के सामने अब एक ऐसा प्रश्न था जिस पर उसने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। क्या होगा जब कोई अन्य बुद्धिमान प्रजाति यह तय कर लेगी कि मनुष्य हद से आगे बढ़ चुके हैं?
महासागर कोई खाली निर्जन क्षेत्र नहीं था जिसे खोजा और शोषित किया जा सके। यह किसी और का घर था और वहां के निवासी वर्षों से मनुष्यों को उस भाषा में वहां से चले जाने के लिए कह रहे थे जिसे सीखने की किसी ने परवाह नहीं की। अब अनुवाद पूरा हो चुका था और संदेश स्पष्ट था। यह कोई अभिवादन या मित्रता का निमंत्रण नहीं था, यह हिसाब किताब था। अब बस यही सवाल बचा था कि क्या इंसान समुद्र की बात सुनने से पहले ही उसकी हिंसा को समझ पाएंगे, जो व्हेल पहले ही दिखा चुकी थी। व्हेलों ने चेतावनी दे दी थी और जवाब देने का समय तेजी से बीत रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले अगले वीडियो पर भी क्लिक करें।